Welcome to SKD Coaching Center. This is Shilpa ma'am with you all. Today in this video, we are going to discuss some important topics of finance from class 12, Assam State School Education Board. So let's start, shall we? So our first topic from Unit 1 will be Reserve Bank of India, that is RBI. From this topic, examiners' most favorite concepts are functions, traditional and developmental role, and many more. So first we are going to discuss about the history of Reserve Bank of India. So first is Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 under the Act Reserve Bank of India Act 1934. It means it is a statutory body. So the next point is it was originally privately owned but later nationalized on जनवरी 1, 1949. तो फर्स्ट क्या हुआ था जब इसको सेटअप किया गया था वो एक प्राइवेट कंपनी के जैसा सेटअप किया गया था, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 को इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया और एज ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको सेटअप किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग और दो पॉइंट जो हम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो आरबीआई का क्रिएशन है दैट वाज रेकमेंडेड बाय हिल्टन यंग कमीशन, ओके, टू रेगुलेट करेंसी एंड क्रेडिट इन द इंडियन इकोनॉमी। एंड द लास्ट, ये थोड़ा यूनिक है, यूनिक द हिस्ट्री ऑफ आरबीआई कि ये पहले इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक हुआ करता था। इसका इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और बुर्मा जो आज के डेट में म्यांमार के नाम से जाना जाता है उस दोनों देशों का भी सेंट्रल बैंक हुआ करता था। बाद में जब उन लोगों का सेपरेशन हुआ सो दे गॉट देयर ओन सेंट्रल बैंक। And the next topic is traditional functions of RBI. So देखो RBI का जो functions है वो तीन तरह का है। एक तो ट्रेडिशनल है, दूसरा डेवलपमेंटल है या फिर हम लोग प्रोमोशनल भी बोल सकते हैं, डेवलपमेंटल एंड प्रोमोशनल फंक्शन, एंड तीसरा प्रोहिबिटरी फंक्शन है। मतलब आरबीआई कौन कौन सा फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता है। सो इन तीनों टाइप्स ऑफ फंक्शन के बीच में जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस है और मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन आता है वो है ट्रेडिशनल फंक्शंस। सो वी गॉट एक्चुअली 5 ट्रेडिशनल फंक्शंस। उसमें से जो पहला फंक्शंस है और जो फंक्शंस में आरबीआई का स्पेशलाइजेशन भी है प्लस मोनोपोली भी है, मतलब ये वाला फंक्शंस आरबीआई के अलावा कोई दूसरा बैंक परफॉर्म नहीं करता है, राइट। सो फर्स्ट है हम लोगों का इशू ऑफ करेंसी। तो हम लोगों का इंडिया में जितना भी करेंसी नोट सर्कुलेट होता है दे ऑल आर इशूड बाय आरबीआई। तो इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी टू द नोट सर्कुलेशन। तो इससे क्या हुआ कि मैं बोल दूं कि मुझे ब्लू नोट चाहिए, कोई बोल देगा तो पिंक नोट चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम टाइप का नोट्स सर्कुलेट होता है। पर इसमें एक चीज नोट करने वाला बात है कि आरबीआई करेंसी नोट तो इशू करता है पर एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। मतलब हम लोग जितना भी कॉइन्स देखते हैं ना दे आर नॉट इशूड बाय आरबीआई, सो दे आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा मतलब हम लोगों का जितना भी कॉइन्स है 1 रुपी नोट या फिर कॉइन जो भी बोलो उस सब को छोड़ के जितना भी करेंसी नोट्स है दे ऑल आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोगों का फंक्शंस है जो कि ट्रेडिशनल फंक्शन है दैट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब हम लोगों का जैसे पर्सनल बैंकर रहता है ना जो हम लोगों के बिहाफ में रेंट पे कर देता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देता है, हम लोगों के बिहाफ में हम लोगों का चेक कलेक्ट करता है, वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट के लिए सेम फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि RBI acts as banker, agent, advisor to the central and state government. It manages government receipts, payment, and public debt. RBI also advises the government on monetary, fiscal, and financial matters. मतलब हम लोगों का जो कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ ना
सो गवर्नमेंट जब भी बजट पेश करता है वो फाइनेंशियल मैटर है, और आरबीआई क्या है, आरबीआई हेड ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो आरबीआई के एडवाइस या फिर आरबीआई के परमिशन के बिना गवर्नमेंट कभी भी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले ही नहीं सकता है। तो आरबीआई से पहले उन लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाए, उसके बाद ही गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हम लोगों का जैसा बैंकर हम लोगों के लिए कलेक्ट करता है, चेक कलेक्ट करता है, पेमेंट करता है, सिमिलरली गवर्नमेंट का कोई पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट के लिए कुछ एक्सेप्ट करना है, चेक कलेक्ट करना है, वो सब आरबीआई कर देता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। और तीसरा जो ट्रेडिशनल फंक्शन है दैट इज बैंकर्स बैंक एंड कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। मतलब जितना भी बैंक है, कमर्शियल बैंक हो गया, वो प्राइवेट कमर्शियल बैंक हो गया, पब्लिक कमर्शियल बैंक हो गया, कॉर्पोरेटिव्स बैंक हो गया, आरआरबीस हो गया, सब टाइप्स ऑफ बैंक्स को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के साथ रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। क्यों, वो तो हालांकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई बैंकर्स का भी बैंक है, मतलब आरबीआई से बैंक लोग पैसा ले भी सकता है, आरबीआई को पैसा दे भी सकता है, देता भी है उधार, और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी लेता है आरबीआई से। RBI acts as a banker to the commercial bank, providing loans and advances in need. Commercial bank keep a portion of their cash reserves with RBI. तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, ये क्लास 11 का हम लोगों का टॉपिक था कि आरबीआई के पास हर एक कमर्शियल बैंक का रिजर्व रहेगा, जिसको हम लोग CRR के नाम से जानते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट का, मतलब टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का कुछ पोर्शन, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना होता है। क्यों, ताकि इन फ्यूचर अगर उन लोगों का कोई फाइनेंशियल नीड्स हो सके तो आरबीआई उसी पैसा से बैंक सबको हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी नो कि इकोनॉमी में अगर पैसा ज्यादा हो जाए वो भी खतरनाक है, पैसा कम हो जाए वो भी खतरनाक है। क्यों, क्योंकि अगर पैसा ज्यादा हो जाएगा इन्फ्लेशन होगा, पैसा कम हो जाएगा तो डिफ्लेशन होगा, विच इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। सो इन दिस केस आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी में कैसा कितना पैसा जाएगा या कितना पैसा नहीं जाएगा, वो आरबीआई डिफरेंट टेक्निक्स लगा के उस चीज को कंट्रोल करता है। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स बाय आरबीआई। सो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई डिसाइड कर सकता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा जाएगा और इकोनॉमी से हम लोग कितना पैसा लेंगे। इतना तक अगर अच्छा लगा, और अगर तुम लोग चाहते हो कि ऐसे सच वीडियोस लेके हम लोग आए इस चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो में 1K व्यूज आ गया तो हम लोग इसी तरह वन शॉट वीडियो अपलोड करेंगे इसी चैनल पे, बाकी 3 लेसन्स का। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स। तो ये हमेशा ही एग्जामिनर का फेवरेट रहा, इसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके भी क्वेश्चंस आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज बैंक रेट, या फिर एज ए होल भी आता है कि डिस्कस द क्वालिटेटिव टेक्निक्स और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इन लोगों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। क्रेडिट कंट्रोल का अगर हम लोग बात करें, वो हम लोग ने कुछ ही देर पहले डिस्कस किया कि इकोनॉमी में कितना पैसा जाएगा वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिसाइड कर सकता है। कैसे करता है, उसके लिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसको जरूरी है। तो उसी इंस्ट्रूमेंट्स का नेचर के बेसिस में कैसा वो लोग काम करता है, उस बेसिस में उन लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। अभी नाम सुन के ही पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा, मतलब कितना पैसा जाएगा उसका वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। और क्वालिटेटिव में आरबीआई को उतना ज्यादा सिरदर्द नहीं रहेगा कि कितना पैसा जा रहा है कितना पैसा नहीं जा रहा है, वो सिर्फ उसका क्वालिटी को कंट्रोल करेगा। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। उसका फर्स्ट है रेपो रेट। अभी रेपो रेट एक रेपो जो है वो एक वर्ड से बना, रीपर्चेस। उसको याद रखने के लिए हम लोगों को उसका मीनिंग जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय रीपर्चेस?
रेपो का रीपर्चेस से बहुत ज्यादा रिलेशन है। कैसा कि आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक के साथ, हम लोग ने पढ़ा ना बैंकर्स टू बैंक, इसका मतलब आरबीआई इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस बैंक्स को पैसा देता है, बैंक्स को हेल्प करता है। तो आरबीआई क्या करता है, जब बैंक्स को पैसा चाहिए होता है तो बैंक्स का कुछ कुछ सिक्योरिटीज को खरीद लेता है और खरीद के उन लोगों को पैसा देता है विद द एग्रीमेंट कि जो बैंक्स लोग हैं वो फिर से इसको रीपर्चेस कर लेंगे। हैव यू अंडरस्टूड? तो उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं कि रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स शॉर्ट टर्म। ये याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं याद रखोगे तो बैंक रेट के साथ ये वाला जो कंसेप्ट है ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, शॉर्ट टर्म फंड्स टू बैंक्स अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है कौन? आरबीआई। सो करेंटली इट वाज इंक्रीज्ड, पहले कुछ साल पहले इट वॉज यूज टू बी 4%, पर अभी इसको बढ़ा के 5.25% कर दिया गया। तो ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई कब इसको इंक्रीज करता है और कब इसको डिक्रीज करता है। तो अच्छे तरीके से समझो कि जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो गया, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होना मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर, राइट, तब क्या करता है आरबीआई इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, ताकि रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है ताकि मनी सप्लाई जो है डिक्रीज हो जाए। मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन रहेगा। अभी मनी सप्लाई कैसे डिक्रीज होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना कॉस्टली लग रहा है तो कमर्शियल बैंक अपना बोरोइंग को कम कर देगा, और कमर्शियल बैंक अपना बोरोइंग को कम कर देना मतलब कमर्शियल बैंक विल नॉट गिव लेस एक्सपेंसिव फाइनेंस और क्रेडिट टू जनरल पब्लिक। ठीक है, और दूसरा, और जब कमर्शियल बैंक को कम रेट में अगर लोन्स मिल रहा है आरबीआई से, तो वही कम रेट में कमर्शियल बैंक भी जनरल पब्लिक को पैसा देगा, और पैसा देने से क्या होगा, उन लोगों के बीच में पैसे का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी में भी पैसे का सप्लाई ज्यादा होगा, विच विल अल्टीमेटली क्रिएट इन्फ्लेशन। अभी इसी टेंडेंसी को कम करने के लिए आरबीआई कभी कभी इस रेट को इंक्रीज कर देता है, कभी कभी डिक्रीज कर देता है। अभी ये इंक्रीज क्या है, इसका मतलब अभी आरबीआई का इंटेंशन है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए। जब कोविड का टाइम था, कोरोना के टाइम जब हम लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम कम हो गया था, तब आरबीआई ने इस रेपो रेट को कमा दिया। अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक ने भी अपना लैंडिंग रेट को कमा दिया, और इसी वजह से इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जा सके, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से शुरू हो सके। इसीलिए आरबीआई ने उस टाइम में अपना जो रेपो रेट था उसको कम कर दिया था, अभी बढ़ा दिया। इसका मतलब अभी वो लोग चाहता है कि इकोनॉमी में पैसा कम जाए ताकि इन्फ्लेशन कम हो सके। सो याद रखना कि रेपो रेट और मनी सप्लाई में इनवर्स रिलेशन होगा। रेपो रेट अगर ज्यादा हुआ तो मनी सप्लाई कम होगा, रेपो रेट अगर कम हुआ तो मनी सप्लाई ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट कम टू बैंक रेट। बैंक रेट भी रेपो रेट जैसा ही है। कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा लेता है तो आरबीआई जो रेट चार्ज करता है दैट इज बैंक रेट। अभी सेम कंसेप्ट गोज फॉर द बैंक रेट कि अगर आरबीआई को मनी सप्लाई ज्यादा करना है तो वो बैंक रेट को कम कर देगा, एंड दूसरी ओर अगर उन लोगों को मनी सप्लाई को कम करना है तो बैंक रेट को दे विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट रिजर्व रेपो रेट। अभी रेपो रेट का उल्टा है रिजर्व रेपो रेट, मतलब रेपो रेट के अंदर में आरबीआई इज सीकिंग मनी,
आरबीआई इज गिविंग मनी टू कमर्शियल बैंक एंड रिजर्व रेपो रेट में उल्टा होगा। रिजर्व रेपो रेट कब होगा कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लैंड करेगा। कब कम करेगा, कब लैंड करेगा, मतलब जब कमर्शियल बैंक को लगेगा कि उसके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, तब वो क्या करेगा, आरबीआई को पैसा दे देगा। पैसा देगा मतलब लोन में देगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक हम लोगों का है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। CRR का जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में तो वैसे भी लिखना ही पड़ेगा। CRR का मतलब क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब हर एक कमर्शियल बैंक को, वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक, हर कमर्शियल बैंक को अपने रिजर्व में से कुछ पोर्शन, मतलब अपना टाइम और डिमांड लायबिलिटी का कुछ पोर्शन आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना पड़ता है, जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो वही फंडा आरबीआई लगाता है कि अगर आरबीआई देखता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, ठीक है, तो वो CRR को कम कर देता है। CRR को कम कर देने का मतलब अभी कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कम पैसा आरबीआई के साथ डिपॉजिट रखेगा और ज्यादा पैसा उसके पास अवेलेबल रहेगा टू लैंड जनरल पब्लिक, ओके। और अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो वो CRR को बढ़ा देगा। नेक्स्ट हम लोगों का ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट इज ओमो। ओमो के अंदर में क्या होता है, आरबीआई को जब लगता है कि मार्केट में पैसे का सप्लाई बढ़ाना है, इंजेक्ट करना है, तो क्या करता है, वो मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेता है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जाएगा। पर जब आरबीआई को लगता है कि पैसे को एब्जॉर्व कर लेना है, मनी सप्लाई को एब्जॉर्व कर लेना है, तब वो क्या करता है, सेल कर देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देना मतलब क्या, पब्लिक से पैसा ले लेना। तो देखो, आरबीआई बाइज और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। सेलिंग सिक्योरिटीज रिड्यूसेस द मनी, पैसे को रिड्यूस कर देगा। और जब हम लोगों को इंक्रीज करना है मनी सप्लाई को, तब वो क्या करेगा, मार्केट से खरीद लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वालिटेटिव टेक्निक्स में वॉल्यूम से मतलब नहीं है आरबीआई को। आरबीआई को फर्क पड़ेगा कि कहां पर पैसा जा रहा है या कहां पर पैसा नहीं जा रहा है, कम जा रहा है, ओके। सो उसके अंदर फर्स्ट है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है कि आरबीआई को जब लगता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा ज्यादा जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स या पॉलिसीज बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई टाइटन्स लैंडिंग रूल्स फॉर रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट लोन्स टू प्रिवेंट प्राइस बबल्स। क्या किया इस केस में, आरबीआई ने सिर्फ लैंडिंग रूल्स को टाइटन किया, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट का, मतलब जो रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में लोन जा रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल कर दिया, ताकि प्राइस जो है ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। नेक्स्ट है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में क्या होता है, आरबीआई सिर्फ एडवाइस करता है बैंक को कि जो रिस्की एनबीएफ है या रिस्की हम लोगों का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों को थोड़ा कम पैसा दो। मतलब यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं रहता है, बस अपना एक एडवाइस पुट कर देता है कि देखो ये वाला जो सेक्टर है ये थोड़ा रिस्की है अभी के टाइम में, तो इन लोगों को थोड़ा कम लोन दो, ठीक है, या नहीं तो डिफॉल्ट रेट बढ़ सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट रेशनिंग। आरबीआई प्लेसेस लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैंक्स कैन लैंड। अभी यहाँ पर क्रेडिट सीलिंग लगा देगा कि कितना तक तुम पैसा दे सकता है, उसके बियॉन्ड इस पर्टिकुलर सेक्टर को तुम पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है। ये कब करता है, जब आरबीआई को लगता है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में ज्यादा पैसा जा रहा है, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में जा ही नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आरबीआई क्या करता है, पैसा ज्यादा देना चाहता है, पर बैंक सब देने के लिए थोड़ा झिझकते हैं, थोड़ा रिफ्यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर डिफॉल्ट रेट हम लोग को पता है ज्यादा रहता है। तो तब उस केस में, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा पैसा जाए बाकी सेक्टर के कंपेरिजन में, तो बाकी सेक्टर का एक सीलिंग लगा देता है, क्रेडिट सीलिंग लगा देता है कि कितना पैसा वो लोग दे पाएगा उस पर्टिकुलर सेक्टर को, ठीक है। उसके बियॉन्ड उस सेक्टर के लिए जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, उस सेक्टर में पैसा ना जाए, वो एंश्योर करता है। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, subscribe our channel and turn on bell notification for some future updates for your upcoming exam, and also don't forget to like and share among your friends. So let's move to the next topic.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नाबार्ड। देख लो, इससे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, आता ही आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाबार्ड। तो जब भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा तो पहले उसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री लिखना, 2-3 लाइन हिस्ट्री लिखना, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट करना। एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड। ओके, हिस्ट्री में क्या है? बिफोर नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट फंक्शंस वेर हैंडल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो मैंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत एक प्रायोरिटी सेक्टर है इंडिया के लिए, तो इस सेक्टर में क्रेडिट देने के लिए आरबीआई ने खुद का एक अलग से डिपार्टमेंट बना के रखा था, ठीक है। पर आफ्टर सम टाइम उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ, आरबीआई लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना एक अलग से एपेक्स इंस्टीट्यूशन बना दिया जाए, पर्टिकुलरली फॉर दैट पर्पस, एग्रीकल्चर को लोन देने के लिए या फिर रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। तो उसी जैसा सोचना वैसा करना। उन लोग ने क्या किया, 1979 में एक कमिटी फॉर्म किया। जैसे कि आरबीआई के टाइम में एक कमिटी था यंग हिल्टन कमीशन, उसी तरह बी शिवरम कमिटी उन लोग ने फॉर्म कर दिया ताकि ये तहकीकात हो सके कि जो हम लोगों का क्रेडिट अरेंजमेंट्स है फॉर रूरल एरियाज वो कैसा इंप्रूव हो सकता है, कितना और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो उसी कमिटी का रिकमेंडेशन के बेसिस में आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 जुलाई 1982 अंडर द एक्ट नाबार्ड एक्ट 1981। इसका मतलब ये भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जिसके लिए एक अलग से एक्ट पास हुआ है। तो इसीलिए आरबीआई का कुछ डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को मर्ज करके नाबार्ड बना, ठीक है। अभी नाबार्ड का फंक्शंस क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, नाबार्ड क्या करता है? रीफाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम लोग जानते हैं कि कॉर्पोरेटिव्स, बैंक्स एंड द आरआरबीज दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर रूरल एरियाज। रूरल एरियाज को प्रमोट करने के लिए उन लोगों को स्पेशली डिजाइन कर दिया गया था, पर उन लोगों को रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड प्रोवाइड करता है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी आरआरबी ने या कॉर्पोरेटिव बैंक्स ने रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए लोन सैंक्शन किया, उनको भी लोन देगा कौन? नाबार्ड देगा, ठीक है। सुपरवाइजेस एंड इंस्पेक्ट कॉर्पोरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज, इन लोगों को इंस्पेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है, उन लोगों को अच्छा पॉलिसीज बना के देता है, एडवाइजेस प्रोवाइड करता है कि कैसे वो लोग पॉलिसी बनाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो हम लोगों का गुट का जैसा रहता है ना, गुट एक ग्रुप ऑफ विमेन्स मिल के अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसके बीच में जो सबको थोड़ा कंट्रीब्यूट करके मेंबर्स को देते हैं, फिर मेंबर्स उन लोगों को फिर रीपे करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ ग्रुप्स आर प्रोमोटेड बाय नाबार्ड। नेक्स्ट है फाइनेंसेस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। उन लोगों का एक अलग से फंड रहता है ताकि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो हॉस्पिटल बनाना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड अच्छे तरीके से बना देना, नाबार्ड के पास अलग से फंड रहता है ये सब काम करने के लिए। सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है ताकि एंटरप्रेन्योर जाके रूरल एरियाज में इंडस्ट्री खोले, इंडस्ट्री बनाए ताकि रूरल एरिया डेवलप हो सके। नेक्स्ट है हम लोगों का एनबीएफआई। एनबीएफआई से पूछा जाता है व्हाट आर द फीचर्स और फंक्शंस ऑफ एनबीएफआई। अभी एनबीएफआई होता क्या है? नाम सुन के पता चल रहा है दे आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या? दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट दे आर नॉट हैविंग फुल बैंकिंग लाइसेंस। उन लोगों के पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं है जो कि बैंक के पास होता है। बैंक क्या कर सकता है? पब्लिक से डिपॉजिट ले सकता है, उन लोगों को लोन दे सकता है, पर एनबीएफआई के पास वैसा कुछ लाइसेंस नहीं है, करने का हक नहीं है। तो एनबीएफआई कुछ देखो लोगो दिया हुआ है, जैसे कि नाबार्ड का मैंने दिया, लाइफ इंश्योरेंस का मैंने दिया, यूटीआई म्यूचुअल फंड का दिया। सो दे ऑल आर एनबीएफआई। मतलब उन लोगों के पास फुल्ली बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, वो बैंक का जैसा परफॉर्म तो करता है पर फुल्ली बैंकिंग लाइसेंस नहीं है जो लोगों को एनेबल कर सके कि दे कैन गिव क्रेडिट और दे कैन एक्सेप्ट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। ठीक है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ऐसा कुछ अकाउंट वो लोग पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। हालांकि दे आर द इंस्टीट्यूशन विच गिव्स द पब्लिक टू ऑप्शन टू इन्वेस्ट देयर फंड्स। फंड इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन देता है, फिर लोन्स देता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग ने पढ़ा, नाबार्ड लोन्स देता है एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, रूरल सेक्टर्स को। एलआईसी हम लोगों को सबको पता है कि एलआईसी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सब एनबीएफआई का काम है।
तो एनबीएफआई का डेफिनेशन क्या है? एनबीएफआई इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन्स एंड क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज बट डज नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक बैंक्स। बैंक्स जैसे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ना, सेविंग्स, करंट, वैसा कोई डिपॉजिट अकाउंट एनबीएफआई में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, इट सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट फुल बैंकिंग फंक्शन। तो इन लोगों का भी अलग से ही रोल रहता है इकोनॉमी में, इन लोगों का रोल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एलआईसी है, नाबार्ड है, दे आर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर और बिगेस्ट सोर्स ऑफ फंड फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये पैसा देता है, ठीक है, और बाकी जितना भी कंपनी से उन लोगों में पैसा इन्वेस्ट करता है, सो दे कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर कंपनीज। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है LICI, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग मतलब छोटे से ही हम लोग ये वाला जो वर्ड है वो हम लोगों को मालूम है, क्योंकि हमारे घर पे सभी के पापा लोग ये LIC का इंश्योरेंस तो लेके रखा है। ठीक है, सो LIC वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956 आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। पहले लाइफ इंश्योरेंस का जो स्कीम्स था या फिर बोल सकते हो ये जो इंस्टीट्यूशंस था जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है वो प्राइवेट हुआ करता था, पर इट वाज आफ्टर दैट इट वाज नेशनलाइज्ड एंड LIC भी उसी टाइम में एस्टेब्लिश हुआ था। उसका फंक्शंस क्या क्या है देखो, प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पता ही है हम लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करना मतलब सेविंग्स को भी मोबिलाइज करना, सेविंग्स को भी यूटिलाइज करना। हम लोगों का सेविंग्स अगर घर पे पड़ा रहे उससे अच्छा तो कहीं पे हम लोग डिपोजिट करके उससे थोड़ा बहुत मुनाफा कमा ले। ठीक है, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग्स फ्रॉम द पब्लिक, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द फैमिलीज अगेंस्ट डेट एंड रिस्क, इन्वेस्ट फंड्स इन गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मैंने बोला ही है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक सोर्स है, फंड का सोर्स है LICI जैसा, बाकी सब एनबीएफआई अपना कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के पास देके रखता है और गवर्नमेंट को उसके बदले पैसे देते हैं। सपोर्ट सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलफेयर स्कीम, जैसे कि सोशल सर्विस में पार्ट लेना, सोशल सर्विसेज करना, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल को बस डोनेट कर देना, किसी स्कूल में वाटर फिल्टर इंस्टॉल कर देना, इस सब में वो लोग कंट्रीब्यूट करता है। नाउ इट विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, हु इश्यूज 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स इन इंडिया। सो ये हम लोगों का जो ASSEB बोर्ड है वहां पर ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा जाता है 1 मार्क्स का। तो हर ऑल्टरनेट सालों में तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। सो कमेंट डाउन योर आंसर।